आपके सवाल। हाँ जी, सर मैं तेजपाल सिंह। सर सवाल ये, आ रही आवाज आ रही। अमेरिका जो लगातार मार रहा है वो भारत के गरीब और मजदूर के बच्चे हैं, जैसे सेलर्स जो मारे या पहले मजदूर जो भेजे हैं बहुत बड़ी संख्या में बेड़ियां लाट करके। तो क्या भारत के लोगों को अभी अपना भाग्य मान लेना चाहिए कि अमेरिका जिसको चाहेगा उसको मार देगा? बात ये जो आप कह रहे हैं सही है कि हमारे यहाँ के गरीब नागरिक मारे जा रहे हैं। हमारे यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान, उनको भी वीजा रेस्ट्रिक्शंस हैं। वीजा रेस्ट्रिक्शंस ऐसी, जो H1B एप्लीकेशन फीस थी $5,000 हुआ करती थी, उसको $1,00,000 कर दिया। जो मार है वो चारों तरफ से हो रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ से हो रही है। $1,00,000 जो आपको अमेरिका में नौकरी देगा उसको भरना होता है। तो 5,000 तक तो वो भर देता था आपके H1B वीजा के लिए, अब 1,00,000 वो नहीं देना चाहता। तो नुकसान किसको हुआ? भारत के पढ़े लिखे नौजवान को हुआ। तो अमेरिका अपने दरवाजे, यहां तक कि अपनी खिड़कियां आपके लिए बंद कर रहा है और आप अपनी दीवारें गिरा रहे हो। आ जाओ साहब, आ जाओ, 500 बिलियन, हाँ हाँ हम खरीद लेंगे, क्या चाहिए आपको बताओ, बस हमारी तारीफ करते रहना। ये हालत है हमारी। और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ, इससे भारत को क्या कुछ हासिल होने वाला है? क्योंकि हार्मोज जब पूर्व की स्थिति में होगा और क्रूड ऑयल या फिर गैस की आवाजाही आसान होगी, तो पेट्रोल डीजल की कीमत का क्या होगा? क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी हैं, उन्होंने कहा इट विल टेक टाइम, जहाज वहां से आना है, लंबा प्रोसेस है, अभी फिलहाल कोई कटौती नहीं होगी प्राइस में। आपने उम्मीद कैसे कर ली कटौती होगी? मुझे एक उदाहरण दीजिए, जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कम हुए हों और भारत सरकार ने कीमतें पेट्रोल और डीजल की कम की हो, या CNG की कम की हो, या LPG की कम की हो। एक बार जब कीमतें बढ़ जाती हैं ना, बहुत मुश्किल है इस सरकार के लिए खासतौर पे उन कीमतों को वापस लेना। जब रिकॉर्ड स्तर पे कम हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रति बैरल, तब भी हमारे यहां पेट्रोल डीजल रिकॉर्ड स्तर पे ऊपर गया था। पड़ोसी मुल्क में कम किया, 22 रुपए अभी कम किया 10 दिन पहले, हमने नहीं किया। तो ये उम्मीद आप मत रखिए। हो सकता है कभी चुनाव आ रहा हो तो कभी एक लॉलीपॉप दे देंगे हमको कुछ दिनों के लिए, लेकिन वैसे नहीं करेंगे। इस जो पिछला राउंड हुआ असेंबली इलेक्शंस का, उसी दौरान राहुल जी ने, हमारे कांग्रेस पार्टी ने कह दिया था कि चुनाव खत्म होने दीजिए, कीमतें बढ़ेंगी, देखिए कैसे बढ़ी। सरकार में आएंगे, वोट कीजिए और हमारे मुद्दे उठाइए। आपके हाथ में है कीमतें कैसे कम होनी है, वो शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। कीमतें कम इसी तरीके से होंगी, ये मुद्दे जो हम उठा रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, आप इनको एम्पलीफाई कीजिए, इनको हमें सपोर्ट कीजिए, देखिए हम सरकार में आके कैसे कीमतें कम करते हैं। Total failure of our diplomacy, undoubtedly failure of our diplomacy, because, as I said, Dr. Manmohan Singh's government had successfully ensured that Pakistan is in the watch list, in the grey list of FATF, सर because of the funding of terrorism. But unfortunately, the Modi government could not do anything. With increasing clout of Pakistan, we did not do anything, we were unable to do anything, or we were not willing to do anything, I don't know. But today, as we speak, the bitter reality is this, that Pakistan brokered a deal between Iran and America. Pakistan is on the high table of negotiations between these countries, and we are nowhere. And when Jaishankar ji was asked this question, he said this is dalali. The same dalali Prime Minister Narendra Modi was allegedly doing between Ukraine and Russia. पापा ने वॉर रुकवा दी थी, तब वो दलाली नहीं थी, अभी दलाली है। सर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने
सफलतापूर्वक पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में ले आए थे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ये आलम है, विदेश नीति का ये आलम है कि पाकिस्तान कूटनीति की एक ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ गया है और हमने बैठने दिया। वहां वो चौधरी बना हुआ है पूरे विश्व का और डील्स करा रहा है अमेरिका की ईरान के साथ, और हम बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के। जब जयशंकर जी को कहा कि साहब देखो पाकिस्तान वहां डील करा रहा है, तो बोले नहीं वो तो दलाली है। जयशंकर जी, हमने तब भी आपसे पूछा था, फिर पूछ रहे हैं कि जब मोदी जी के बारे में आप ही लोग प्रचलित करते थे, हमें तो नहीं मालूम सच क्या है, कि यूक्रेन और रशिया के बीच वो मध्यस्थता कर रहे हैं, तब क्या वो दलाली नहीं थी? Sir, you have been asking critical questions about this particular meet that happened. At the same time, Shashi Tharoor sir has, certainly praised the Prime Minister Narendra Modi and has said that he has forcefully conveyed his message about the sailors. So this. No, I haven't seen Dr. Tharoor's statement, but I have also not seen where is the force. Now there is a joint statement. Now in that joint statement, not the joint statement, sorry, MEA ka readout. There is a readout of Ministry of External Affairs on the G7 Modi-Trump meet. Is there a mention of India raising concerns over the deaths of 3 Indian sailors? No, I haven't seen it. Have you seen it? I'm sure Dr. Tharoor has also not seen it. Now, is there a mention of cross-border terrorism by Pakistan? I haven't heard it. I haven't seen it. I'm sure Dr. Tharoor has not seen it. Is there a mention refuting all the claims made by Donald Trump 120 times of a mediation between India and Pakistan by America? We haven't seen any such mention. I'm sure Dr. Tharoor has not seen it. Is there a mention of Iris Dena? I haven't seen it. So where is the force? What is the forceful claim made by, assertion made by Narendra Modi with Donald Trump? No, we are asking questions to Mr. Modi. I mean, that's more important. पवन सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर जो बातें कही, तो क्या आपको लगता है कि उनके इस विदेश दौरे की कुछ उपलब्धियां रही, या आपको लगता है कि नहीं फॉरेन? अरे साहब, आप कमाल कर रहे हो, आपने पूछ कैसे ली ये बात? इतनी तारीफ हो गई उनकी त्वचा की, यार आप कहते हैं उपलब्धि नहीं। फॉरेन पॉलिसी की सर बात। अरे फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी विक्ट्री है साहब। प्रधानमंत्री मोदी की चमड़ी की तारीफ हो गई और आप कह रहे हैं कमाल है, छोटी बात है। ये मशरूम जो खाए जाते हैं या जो डायमंड फेशियल किए जाते हैं, कुछ तो लाभ हुआ उसका। ये फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी विक्ट्री मान लेनी चाहिए हमें, कि हमारे प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी चमड़ी की तारीफ हो गई। कि आपकी दमकती हुई त्वचा का राज क्या है मोदी जी? एक सवाल और पवन सर मेरा, कि कल नीट का दोबारा पेपर हो रहा है। उससे पहले, अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि नागपुर के एक बच्चे का वो जो सेंटर है वो अबू धाबी दिखा रहा था जब उसने अपना एडमिट कार्ड लोड किया है। तो उससे आपने देखा कि पिछली बार जब नीट पेपर लीक हुआ, सरकार ने बड़े लंबे चौड़े दावे किए, बहुत तैयारी हुई कि एयरफोर्स से पेपर जाएगा। हालांकि एनटीए ने सफाई दी है कि उनका एग्जाम सेंटर फिर दोबारा एलोकेट कर दिया गया। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कि सही से हो पाए? उम्मीद करोगे साहब, क्या उम्मीद करोगे आप? रोज आत्महत्याएं हो रही हैं, क्या उम्मीद करोगे आप? लोगों की, नौजवान पीढ़ी की उम्मीदें खत्म हो रही हैं, उनके सपने टूट रहे हैं, उनका मन में भविष्य के प्रति आशंकाएं हैं, डर है, खौफ है। ऐसे में आप क्या उम्मीद करोगे एनटीए से या भारत सरकार से? हम भारत सरकार को जगाने के लिए, राहुल गांधी जी ने कोटा में संवाद किया जी। छात्रों के साथ, उसमें भी हमारे बीजेपी के सुधांशु जी को आपत्ति थी। कह रहे हैं साहब डिमोरलाइज कर रहे हैं। अरे हम आपको जगा रहे हैं, जाग जाते तो हमको नहीं करना पड़ता। अब ये कह रहे हैं दोबारा उनको सेंटर दे देंगे। ये हुआ क्यों, ये तो बताइए। कोई उम्मीद मत रखिए इन लोगों से आप। मैं आज आपको कह रहा हूं, अगर आज भी 12 साल बाद भी आप उम्मीद रखते हैं, हम रोज लेखा जोखा देते हैं इनका फॉरेन पॉलिसी का, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का, उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी का, छात्रों के प्रति उनकी जो संवेदनहीनता है उसका, फिर आप क्या उम्मीद रखे बैठे हैं इनसे? मॉकरी कर रहे हैं साहब पूरे एग्जाम की। आप कह रहे हैं मॉक ड्रिल हो रही है। पूरा एग्जाम एक मॉकरी बना के रख दिया। प्रधानमंत्री के लिए क्या महत्वपूर्ण है आप जानते हैं। इस सरकार के लिए इवेंट्स महत्वपूर्ण हैं।
इस सरकार के लिए इवेंट मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है। बच्चों का क्या है, फिर कह देंगे दोबारा हो जाएगा तो क्या है उसमें। जी अनिल जी, मुस्कुरा रहे हैं आप। सैद्धांतिक सवाल है, क्या कांग्रेस से जनता उम्मीद रखे? कांग्रेस अकेला विपक्ष है, बाकी विपक्ष को विपक्ष कहना भी बेईमानी है, क्योंकि सीधे और उल्टे तरीके से सारा विपक्ष कांग्रेस को छोड़ के मोदी के साथ 12 बरस रहा है। राहुल गांधी के अलावा कोई भी विपक्ष का नेता ये क्लेम नहीं कर सकता है कि उसने विपक्ष की भूमिका निभाई हो। हर इशू में ये लोग पार्लियामेंट से निकलकर भागे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, मायावती से लेकर समाजवादी पार्टी हो, ममता हो, समता हो, कोई भी पार्टी हो। तो आप क्या अकेले कांग्रेस से जनता उम्मीद रखे? देखिए, मैं विपक्ष के बाकी दलों पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हो सकता है कुछ लोगों की कुछ मजबूरियां हो सकता है कुछ और हो, वो छोड़िए। रही बात कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, हमारे नेतृत्व की, तो हमारी परंपरा 140 साल पुरानी परंपरा है। हमारी परंपरा में जितना हम संकट में देश को पाते हैं, अपने आप को पाते हैं, उतना निखरते हैं। तो पूरी उम्मीद अगर इस देश में किसी को रखनी चाहिए तो कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से ही रखनी चाहिए, क्योंकि इतिहास साक्षी है। संकट में अगर कोई साथ देता है इस देश का, इस देश को संकट से बचाता है, तो मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कहूंगा कि वो कांग्रेस पार्टी है। दीपांकर भट्टाचार्य साहब चिट्ठी लिखे हैं खड़गे साहब को कि कांग्रेस पार्टी उनकी विश्वसनीयता पे शक न करें, उनके विधायकों पे शक न करें। रिजल्ट सबके सामने है, इन तूतू मैमे में फिर गठबंधन है कहाँ? वो अलग चीज है, वो अलग सवाल है, लेकिन ग्राउंड पे उनके एमएलए ने क्या किया वो ग्राउंड पे सबको मालूम है। हो सकता है उनके नेता को नहीं मालूम होगा कि वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है वो सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, प्रत्येक राजनीतिक ऑब्जर्वर को मालूम है, पत्रकार को मालूम है, सबको मालूम है। सर, आरएसएस से रजिस्ट्रेशन की बात करना, कागज मांगना, आपको नहीं लगता कि आरएसएस से ऐसी बात करना आग से खेलने जैसा है? आग से खेलना? आरएसएस से सवाल पूछना आग से खेलना है? मतलब एक दलित, वो बोले कि एक दलित को इख्तियार नहीं है कि वो ऐसे नहीं, सवाल तो करे। हमने सवाल उठाया कि रमेश, उनके जो एमपी हैं जिगा जनागी, उन्होंने प्रियंक खड़गे जी पर सवाल उठाया और कहा कि दलितों को आरएसएस की चिंता क्यों? दलितों को आरएसएस की चिंता नहीं है, उनको देश की चिंता है, जैसे हमको है, सबको है, देश की चिंता है। और ये इस सवाल में आरएसएस की असली मानसिकता सबके सामने आ गई। ये नारा क्या देते हैं आपको तो मालूम है, ये नारा एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान। असली में क्या मानसिकता है कि दलित कैसे सवाल, इनको दिक्कत और दुख इस बात का है, परेशानी इस बात की है कि एक दलित पढ़ लिख कर, टाई वाई पहनकर, अच्छे पद पर बैठकर, अपनी काबिलियत से पढ़ लिख कर आगे आया और सीधा सर ऊपर करके आरएसएस से सवाल पूछ रहा है। इनको दिक्कत इस बात की है। फिर उन्होंने ये भी कहा इस सांसद ने कि जो आरएसएस से सवाल पूछता है वो मिट जाता है, खत्म हो जाता है। बहुत ईमानदार आदमी है। हम तो 1948 में बापू की हत्या के बारे में सवाल पूछते ही आरएसएस से। और इस देश में जितनी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज होती हैं, शक की सुई अक्सर आरएसएस के ऊपर क्यों जाती है, उसका जवाब इस सांसद महोदय ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने दे दिया। धमका रहे हो हमें, तो मतलब 48 में आप ही ने किया था। मतलब कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब यही है कि जो आरएसएस से सवाल पूछेगा वो खत्म हो जाएगा या मार दिया जाएगा, मर्डर हो जाएगा। क्या चाहते हो आप? तो आपने कहा आग से खेलने की बात, तो आग से खेलना हमें बड़ा पसंद है, हम आग से खेलेंगे। हो गया? कोई बाइट नहीं? नमस्ते।